गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है साइफोनो स्टील, द एडवांस्ड टाइप ऑफ स्टीलर सिस्टम which is called a siphono steel found in Terdophytic group of plants. Siphono steel evolves from a proto steel. ठीक है, ये मैं पीछे भी बता दिया था बच्चों। प्रोटो स्टील इज कंसिडर्ड the mother to siphono steel. That means the siphono steel, the different type of siphono steels, they have evolved from a proto steel. और generally proto steel के अंदर भी जो हैप्लो स्टील है और एक्टिनो स्टील है, वहां से ही अलग अलग किस्म के साइफोनो स्टील्स अराइज होते हैं। ठीक है, दो जो अदर दो किस्म के प्रोटो स्टील्स हैं, जैसे प्लेक्टो स्टील है और मिक्स्ड प्रोटो स्टील है, वहां से ये साइफोनो स्टील अराइज नहीं हुआ है, बल्कि हैप्लो स्टील और एक्टिनो स्टील से साइफोनो स्टील डिराइव होता है। और साइफोनो स्टील कब बनता है बच्चों? व्हेन अ पिथ अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ जाइलम। ठीक है, व्हेन इन अ प्रोटो स्टील, आइदर इन haplosteel or in actinosteel, if a pith appears in the center, the steel becomes a siphono-steel, and this type of steel is also called a medullated protosteel. Why? Because the pith is also known as a medulla. So if a pith appears or a medulla appears, it becomes siphono-steel or medullated proto-steel. This is it, bachcho. This is a haplosteel. Haplostelic condition. When a pith appears in the center, it becomes a siphono-steel, and siphono-steels we have two types. One is ectofloic siphono-steel and another one is amphifloic siphono-steel. Ectofloic siphono-steel क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो ये है कि the steel with a pith, centrally located pith, where the phloem is present just outside xylem. ठीक है, that type of siphono-steel is called ectofloic siphono-steel. Ectofloic siphono-steel. Whereas in case if phloem is present on outside of xylem as well as towards inner side of xylem, in this case the siphono-steel becomes amphifloic type of a siphono-steel, and both of these types have been derived from a protosteel, generally a haplosteel और एक्टिनोस्टील। ये एक इमेज है साइलोटम के एरियल स्टेम का। ठीक है, ये हमारा अपना इमेज है। यहां पर मैं आपको एक साइफोनोस्टील दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहां से क्लियर नहीं हो रहा है तो इस इमेज को मुझे थोड़ा सा एनलार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज इनफैक्ट एन एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। ठीक है बच्चों, इसको मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं। दिस इज इट। This is centrally located steel. This portion is phloem. This reddish portion is xylem, and centrally located bluish color. This is the pith formed by thick-walled sclerenchymatous cells. तो मैंने पहले ही बताया था, जो पिथ बनता है बच्चों, या तो वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू से बनेगा, या स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से बनेगा, या फिर ये एक होलो कैविटी के रूप में भी रहेगा। ठीक है बच्चों, तो this is the example from Xylotum aerial stem where we can find an ectofloic siphono-steel. ठीक है, अब एक खास बात बता रहा हूं बच्चों, आपने याद ऐड करना है तो करो, नहीं करना है तो जरूरत नहीं है। जो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील है, ठीक है, और एक एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील है। जो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील होगा बच्चों, वो सिर्फ
हैप्लोस्टील से इवॉल्व होता है, से डिराइव होता है, जबकि जो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील होगा वो चाहे हैप्लोस्टील से डिराइव हो या एक्टिनोस्टील, दोनों में से किसी एक स्टील से भी डिराइव हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पर एग्जांपल देख लो बच्चों, यहां पर हमको मान लो 1 मिनट के लिए ये सपोज कर लो कि देयर इज नो सेंट्रल पिट, इन दैट केस ये किस किस्म का स्टील बनेगा? तो ये होगा हमारे पास एक प्रोटोस्टील, और किस टाइप का प्रोटोस्टील होगा बच्चों? एन एक्टिनोस्टील, एन एन एक्टिनोस्टील। और किस किस्म का एक्टिनोस्टील है बच्चों? दिस इज अ पॉलीरेडिएट और मल्टी रेडिएट एक्टिनोस्टील। इट हैज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 8 9 रेडिएटिंग रोज, ठीक है, रेडिएटिंग आर्म्स, ठीक है। तो हमको मालूम पड़ गया कि जो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील होगा वो एक्टिनोस्टील से भी डिराइव हो सकता है, जबकि जो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील होगा वो सिर्फ और सिर्फ हैप्लोस्टील से ही डिराइव होता है। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चों, ठीक है, इतना डिटेल में फर्स्ट ईयर के बच्चों से कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। नाउ वी कम टू पिथ। पिथ कैन आइदर बी पेरेन्काइमेटस टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू और सिंपली a hollow space which is also called a pith cavity। फिर अगली बात करते हैं कि पिथ कैसे अराइज होता है। हालांकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन जो साइफोनोस्टील में भी इसका एक पार्ट रहता है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग ऐड कर सकते हो रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ पिथ। दो अलग अलग व्यूज हैं, एक इंटरस्टेलर ओरिजिन है कुछ लोगों के हिसाब से, ठीक है, और कुछ लोगों के हिसाब से ये एक्स्ट्रास्टेलर ओरिजिन है पिथ का। इंटरस्टेलर ओरिजिन में क्या होता है बच्चों कि दैट सम ऑफ द सेल्स, सेंट्रल सेल्स इन जाइलम गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पिथ, व्हेरेज जो एक्स्ट्रास्टेलर थ्योरी है और जिसको हम कॉर्टिकल इन्वेजन थ्योरी भी बोलते हैं, इनके हिसाब से क्या है कि सम ऑफ द कॉर्टिकल सेल समहाउ इन्वेडेड इनटू सेंटर एंड दे ऑक्यूपाइड अ प्लेस इन द सेंटर ऑफ जाइलम एंड बिकेम अ पिथ, ठीक है। फिर थर्ड व्यू है एम्स और मैकडेनियल्स ने जो दिया था 1947 में। इन्होंने कहा कि जो पिथ इन केस ऑफ लोअर टेरिडोफाइट्स है, फॉर एग्जांपल द मेंबर्स ऑफ लाइकोफाइटा, द लाइकोपोड्स, इन दैट केस origin of pith is intrastellar, whereas in case of higher members origin of pith is extrastellar, for example in members of division Filicophyta which are commonly called ferns, ठीक है। और साइफोनोस्टील हमारे पास दो तरह का है, पिछले इमेज से ही क्लियर हो गया बच्चों। एक है हमारे पास एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, दूसरा है हमारे पास एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील में क्या होता है, फ्लोएम जो है जाइलम के सिर्फ बाहर प्रेजेंट होता है, और जबकि एम्फीफ्लोइक कंडीशन में फ्लोएम जाइलम के बाहर की तरफ भी प्रेजेंट होता है और अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। दैट मींस जो जाइलम है वो फ्लोएम के सेंटर में लोकेट रहता है इन दिस केस, इन केस ऑफ एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, ठीक है। हालांकि जो ये दो टाइप है बच्चों, ये सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लोएम है बच्चों, ये आप लोग ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, ठीक है। दैट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लोएम साइफोनोस्टील इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, अनदर वन इज एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। तो हम एक एक करके डील करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आएगा एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। यहां हमको स्पष्ट दिख रहा है that this portion is cortex, this is not a part of steel, yellowish portion this is endodermis, pinkish portion this is pericycle, uh, orange portion is our phloem, reddish portion is our xylem, whereas this is centrally located pith। तो ये किस किस्म का स्टील बन गया बच्चों? दिस इज एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। और ये अब ये एक इंटेक्ट साइफोनोस्टील है बच्चों, इन्हीं में से ही बाकी किस्म के साइफोनोस्टील्स अराइज होते हैं, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि इंटेक्ट साइफोनोस्टील, या हम बोल सकते हैं कि साइफोनोस्टील विदाउट एनी लीफ और ब्रांच ट्रेस। ये क्या है, ये लीफ और ब्रांच ट्रेस अगले स्लाइड में मैं बताने का कोशिश करूंगा। ट्रेस, either a leaf trace or a branch trace. If in a steel there is no, in a siphonosteel there is no leaf or branch traces, that means in that case steel is intact,
और इन दिस केस चाहे वो एक्टोफ्लोइक कंडीशन हो चाहे वो एम्फीफ्लोइक कंडीशन हो, इस तरह के स्टील को बोलते हैं बच्चों क्लेडोसाइफोनिक टाइप ऑफ साइफोनो स्टील। क्लेडोसाइफोनिक साइफोनो स्टील, साइफोनो स्टील। जैसे कि ये एक्टोफ्लोइक कंडीशन में है तो हम इसको बोल सकते हैं क्लेडोसाइफोनिक एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। whereas in case of amphiploic condition, if the steel is intact or if the steel is without leaf or branch traces, ये मैं अगले स्लाइड में क्लियर कराऊंगा बच्चों। in that case the steel becomes a cladosyphonic siphono steel, and from these two types of cladosyphonic siphono steels, that is cladosyphonic ectofloic siphono steel and cladosyphonic amphiploic siphono steel, all other types of साइफोनो स्टील्स अराइज। ठीक है, जिनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, कुछ होते हैं हमारे पास सोलिनो स्टील, कुछ होते हैं यू स्टील और कुछ बनते हैं हमारे डिक्टियो स्टील। वो आगे के स्लाइड्स में मैं आपको क्लियर करवाऊंगा बच्चों। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारे पास एक्टोफ्लोइक कंडीशन वाला साइफोनो स्टील। What happens in this case that centrally located xylem without pith is surrounded by phloem on outside only। ठीक है, जबकि जो दूसरा है हमारे पास एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, उसमें क्या होता है, दिस पोर्शन इज कॉर्टेक्स नॉट अ पार्ट ऑफ स्टील। ठीक है, इन दिस केस व्हाट हैपेंस, द फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन आउटसाइड as well as on inside of xylem। in that case the steel becomes like follows। अभी मैं बताने वाला हूं जो स्टील के टिश्यूज होंगे वो किस तरह से पढ़े जाएंगे, राइट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। दिस बिकम्स आउटर एंडोडर्मिस, दिस बिकम्स आउटर पेरिसाइकल, दिस बिकम्स आउटर फ्लोएम, दिस रिमेन्स xylem, दिस बिकम्स इनर फ्लोएम, दिस बिकम्स इनर पेरिसाइकल and this yellowish portion becomes inner endodermis। और एम्फीफ्लोइक कंडीशन में भी ये एक इंटेक्ट स्टील है बच्चों। ठीक है, कोई लीफ ट्रेस या ब्रांच ट्रेस नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई लीफ ट्रेस या ब्रांच ट्रेस नजर नहीं आ रहा है, कोई इंटरप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो उस सूरत में इस किस्म के स्टील को हम बोलते हैं क्लेडोसाइफोनिक साइफोनो स्टील। और इस केस में ये क्या है, क्लेडोसाइफोनिक एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले जो ये लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस क्या है इसके बारे में मुझे समझाना पड़ेगा। तो पहले ये what happens in amphiploic siphono steel, that xylem is surrounded on both sides by phloem, that is towards outside as well as inside xylem is surrounded by phloem, so the steel becomes amphiploic siphono steel। तो जो ये क्लेडोसाइफोनिक स्ट्रक्चर है बच्चों, दोनों चाहे एक्टोफ्लोइक कंडीशन हो चाहे एम्फीफ्लोइक कंडीशन हो, इन्हीं से ही बाकी किस्म के साइफोनो स्टील्स इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये है, दिस इज एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील एंड दिस इज एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। ठीक है, एंड दीज टू स्टील्स आर द मदर स्टील्स ऑफ ऑल अदर टाइप्स ऑफ साइफोनो स्टील्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू स्टील, सोलिनो स्टील एंड डिक्टियो स्टील। तो ये आगे मैं क्लियर कराऊंगा बच्चों। ठीक है, और जो ये सोलिनो स्टील बनता है और डिक्टियो स्टील बनता है, इनमें लीफ ट्रेसेस या ब्रांच ट्रेसेस आते हैं। ठीक है, तो उस तरह के स्टील्स को हम बोलते हैं फाइलोसाइफोनिक टाइप ऑफ साइफोनो स्टील्स। ये आगे के स्लाइड में बताता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले उनसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये शब्द सीखना हमारे को जरूरी है बच्चों। एक है हमारे पास लीफ ट्रेस या ये ब्रांच ट्रेस। ये होता क्या है बच्चों असल में मान लो मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूं यहां पर। ये कोई एक्सिस है, प्लांट का कोई एक्सिस है। ठीक है, ये उसका सेकेंडरी एक्सिस है। मान लो ये एक स्टेम है, ये एक उसका ब्रांच है। या तो ये केस ले सकते हैं या फिर एक और केस ले सकते हैं कि ये एक ब्रांच है और ब्रांच में से हमारा एक लीफ अराइज हो रहा है।
ठीक है, अब इस सूरत में क्या रहता है बच्चों, जो मैंने बताया था, स्टील एक कंटिन्यूअस कंडक्शन सिस्टम के रूप में रन करता है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ प्लांट, दैट प्लांट। ठीक है, तो इसका अपना एक कंडक्शन सिस्टम होगा। मैं इसको और कलर से ड्रा करने की कोशिश करता हूं, जो कंडक्शन सिस्टम होगा। ठीक है बच्चों, ये मेन एक्सिस का कंडक्शन सिस्टम है। ठीक है, और हमारे पास जो लेटरल एक्सिस होंगे, चाहे ब्रांचलेट्स होंगे या चाहे इस केस में जैसे लीफ है, इनका अपना स्टीलर सिस्टम होता है बच्चों। कंडक्शन सिस्टम होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है बच्चों। तो ये इस लेटरल ब्रांच का जो कंडक्शन सिस्टम है, एक पॉइंट पर मेन एक्सिस के स्टीलर सिस्टम को इंटरप्ट करता है, इसके साथ आके जुड़ जाता है बच्चों। ठीक है, तो उस स्टील को हम ट्रेस बोलते हैं, चाहे वो अगर ये ब्रांच है तो ब्रांच ट्रेस। अगर जो मेन एक्सिस का स्टीलर सिस्टम को, कंडक्शन सिस्टम को लीफ के कंडक्शन सिस्टम ने इंटरप्ट किया, तो उस केस में रहेगा ये लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस। और अगर किसी एक्सिस के स्टीलर सिस्टम को, कंडक्शन सिस्टम को, जो लेटरल कंडक्शन सिस्टम इंटरप्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, तो ये कहेगा, कहलाया जाएगा यार NCH, ब्रांच ट्रेस। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको क्रॉस सेक्शन में बता देता हूं आपको। दिस इज सेंट्रली लोकेटेड पिथ, दिस इज जाइलम, दिस इज अ फ्लोएम। अगर ये मान लो आप, आपका स्टीलर सिस्टम है मेन एक्सिस का। ठीक है, और जो ब्रांच का स्टीलर सिस्टम होगा वो भी इसको कहीं आके इंटरप्ट करता है बच्चों। ठीक है, जैसे ये आ गया इसका लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, उस वजह से जो मेन एक्सिस का स्टील है ये इंटरप्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और जो इंटरप्शन है, जो या स्टील है लेटरल एक्सिस का, या वो ब्रांच भी हो सकता है या वो लीफ भी हो सकता है, उसको हम कहेंगे ट्रेस। और इस वजह से मेन एक्सिस के स्टीलर सिस्टम में, कंडक्शन सिस्टम में एक गैप क्रिएट हो जाता है बच्चों। एक गैप क्रिएट हो जाता है, ये कहलाया जाएगा या तो ब्रांच गैप या लीफ गैप। आगे के मैं कुछ इमेजेस बताऊंगा, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज इट, ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है। ठीक है बच्चों, ये उसका ब्रांच है। जो ब्रांच के अंदर का ब्रांच या लीफ का जो स्टीलर सिस्टम होगा, वो मेन एक्सिस के कंडक्शन सिस्टम को इंटरप्ट करेगा। ठीक है, तो उस सूरत में क्या हो जाता है बच्चों, जो मेन एक्सिस का जो स्टील है, इसमें कहीं इंटरप्शन आ जाता है बच्चों। ठीक है, इंटरप्ट हो जाता है ये, क्योंकि जो ये वाला ये जो स्टील दिख रहा है पोर्शन, दिस इज ऑफ ब्रांच, वेयर एज दिस लार्जर पोर्शन इज ऑफ मेन एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो उस सूरत में इंटरप्शन आ जाता है। ठीक है, मतलब कि जो मेन स्टील है ये ब्रेक हो जाता है, और उस टाइम में ये स्टील कहलाता है बच्चों फाइलोसाइफोनिक टाइप ऑफ साइफोनो स्टील। जैसे ये एक्टोफ्लोइक केस है, तो इसमें हम बोलेंगे फाइलोसाइफोनिक एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। और ये एम्फीफ्लोइक कंडीशन में हुआ है, तो ये कहलाया जाएगा फाइलोसाइफोनिक एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। हालांकि कुछ बातें और आगे, कुछ और बातें भी है बच्चों। ठीक है, कई बारी क्या होता है कि एक सिंपल इंटरप्शन आ जाता है बच्चों, सिंगल इंटरप्शन एट वन पर्टिकुलर हाइट, है ना। किताब में ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग लिखा हुआ है, वो अगर आपको समझ नहीं आता है तो एक बात समझ लो कि इफ अ साइफोनो स्टील इज इंटरप्टेड बाय अ सिंगल लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस, that type of steel becomes a soleno steel. Soleno steel. And soleno steel is formed in both cases in ectofluic condition as well as in amphifluic condition. ठीक है बच्चों, so in this case when the main steel it is interrupted or perforated, किताब में perforation भी लिखा हुआ है ना, is perforated by a single leaf trace or branch trace, the steel becomes a soleno steel. And in case of ectofluic condition, the name of steel becomes a ectofluic soleno steel. Whereas if it occurs in amphifluic condition, that is in amphifluic siphono steel, if it is interrupted by a single or non-overlapping leaf trace or branch trace, the steel becomes amphifluic soleno steel. ये कंडीशन बच्चों एम्फीफ्लोइक सोलिनो स्टील है। व्हाई?
because there is only one interruption by single or non-overlapping leaf trace or branch trace, whereas in case of ectofluic condition also it is interrupted by non-overlapping or single leaf trace or branch trace. तो ये कौन सा स्टील बन जाता है बच्चों? सोलिनो स्टील, चाहे वो एक्टोफ्लोइक कंडीशन में हो चाहे वो एम्फीफ्लोइक कंडीशन में हो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है बच्चों, मल्टीपल ट्रेसेस आ जाते हैं, मोर देन वन ट्रेसेस। फॉर एग्जांपल दिस इज वन, दिस इज सेकंड ट्रेस, लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस। तो कई बार मल्टीपल आ जाता है। जो मैंने यहां डायग्राम ड्रा किया है उसके हिसाब से क्या था कि 1 2 3 4 और 5 ये कहीं पीछे, ठीक है, 5 इंटरप्शंस। इन दैट केस व्हाट हैपेंस, द एंटायर स्टील ब्रेक्स अप, ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ स्टील इज कॉल्ड अ डिक्टियो स्टील, डिक्टियो स्टील, एंड जनरली दिस अकर्स इन एम्फीफ्लोइक कंडीशन ओनली, ठीक है। वैसे जो मैं स्टील्स बता रहा हूं बच्चों साइफोनोस्टीलिक कंडीशन के, वो कुछ किस्में और भी हैं बच्चों, लेकिन हमको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं बता दूंगा आप लोगों को। सो व्हाट हैपेंस if a siphonosteel is interrupted by multiple traces, multiple leaf traces or branch traces, in that case the main steel breaks into many segments because of these multiple traces, and the steel becomes a dictio steel, and generally this is found in a amphifloic condition, amphifloic siphono steel। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दैट केस व्हाट वी सी दैट द इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स लुक लाइक अ हैप्लोस्टील, हैप्लोस्टील की तरह नजर आते हैं। कैसे बच्चों? ये सबसे बाहर हमारे पास क्या है, एंडोडर्मिस है, उसके बाद पेरिसाइकल है, उसके बाद एक कॉन्टिन्यूअस एक फ्लोएम है और सेंट्रली लोकेटेड सॉलिड जाइलम है। तो इस तरह का स्टील होते हैं क्या बच्चों? हैप्लोस्टील। लेकिन इस केस में जो डिक्टियो स्टील बनता है, और डिक्टियो स्टील किससे बनता है बच्चों? बाय मल्टीपल इंटरप्शंस डन बाय लीफ ट्रेसेस और ब्रांच ट्रेसेस। इन दैट केस ईच आइसोलेटेड सेगमेंट इज कॉल्ड अ मेरिस्टील which look like a haplosteel, and these are called मेरिस्टील्स। ये जो इंडिविजुअल सेगमेंट्स है बच्चों, ठीक है, ये मेरिस्टील कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैप्लोस्टील की तरह हमारा नजर आता है। तो ये लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। आगे मैं रिपीट करूंगा इन दो शब्दों को, तो कहीं कंफ्यूज नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। ये एक फ्लो चार्ट के रूप में है कि भाई जो साइफोनोस्टील है ये दो तरह के होते हैं। और साइफोनोस्टील कैसे बनता है बच्चों? व्हेन अ पिथ अपीयर्स इन द सेंटर ऑफ अ प्रोटोजाइलम ऑफ अ हैप्लोस्टील, प्रोटोजाइलम नहीं, प्रोटोस्टील, चाहे वो हैप्लोस्टील हो चाहे वो एक्टिनोस्टील हो, इनके सेंटर में जब पिथ अपीयर हो जाता है तो हमारे पास स्टील क्या बन जाता है? साइफोनोस्टील। और साइफोनोस्टील हमारे पास दो तरह के हैं, एक एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील है और एक एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील है। और जो ये दो तरह के साइफोनोस्टील्स है बच्चों, इनमें कोई लीफ ट्रेस या ब्रांच ट्रेस नहीं है, ये इंटेक्ट स्टील्स हैं। और उस सूरत में इनको हम क्या नाम देते हैं? क्लेडोसाइफोनिक साइफोनोस्टील्स। एक्टोफ्लोइक कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? दिस इज क्लेडोसाइफोनिक एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, whereas in case of amphifloic condition हम क्या बोलेंगे? This is cladosyphonic amphifloic siphonosteel, and these two siphonosteels give rise to other types of siphonosteels। ये यू स्टील थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। जो बाकी तीन किस्म के स्लाइड्स ये स्टील्स है, एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील, एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील एंड डिक्टियोस्टील, these all are formed when the cladosyphonic condition is interrupted by leaf or branch traces। For example, in case of ectofloic condition, if a cladosyphonic ectofloic siphonosteel is interrupted by a single leaf or branch trace, it becomes ectofloic solinosteel। Whereas in case of amphifloic condition,
if a amphifloic siphonostele or cladosiphonic amphifloic siphonostele is interrupted by a single or non-overlapping leaf or branch trace, it becomes a solenostele, and here it is called amphifloic solenostele. But if there arise more than one or multiple leaf or branch traces, और दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि if the cladosiphonic amphifloic siphonostele is interrupted by multiple or overlapping leaf or branch traces, the stele becomes a dictyostele. And in this case, in amphifloic condition, the isolated segments in case of dictyostele, it looks like a haplosteles, and here they are called meristeles, or simply a meristele. Whereas eustele is formed when the cladosiphonic ectofloic siphonostele breaks into many segments, individual or isolated segments, but these are never because of leaf or branch traces. These ये जो ब्रेकेज होता है यूस्टिली कंडीशन में, ये किन्हीं और वजह से होता है बच्चों, ये लीफ और ब्रांच ट्रेस की वजह से ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। और हमारा एक्टोफ्लोइक कंडीशन में जो नेक्स्ट स्टील बनता है वो यूस्टील बनता है, और दिस यूस्टील इज कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ स्टील इन टेरिडोफाइट्स. इवन दिस टाइप ऑफ स्टील इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स टू. यूस्टीलिक कंडीशन, ये मैं आगे के स्लाइड में आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो मैं समझता हूं आगे का जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है उसको मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, ठीक है बच्चों।